हेलो बच्चों, कैसे हो आप? वेलकम है आपका फैक्ट एंड लॉजिक एकेडमी में। तो आज के सेशन में हम अपने चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर का नेम था, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि पीछे हमने क्या किया है। जिन बच्चों ने ये सेशन नहीं देखा पीछे वाला, वो बच्चे जाके वो सेशन देखें पहले अच्छे से। सबसे पहले चैप्टर जो था 4 केमिकल रिएक्शन, कि कैसे केमिकल आपस में रिएक्ट होते हैं। जब वो रिएक्ट करते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म बनता है, वो कैसे बनता है। ठीक है, ये हमने किया था। कौन कौन सा टॉपिक इसमें हम कवर अप करेंगे वो हमने देखे थे। हमने केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स देखी थी कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कितने तरह की होती हैं। फिर हमने आगे इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। नेक्स्ट हमने फिजिकल चेंज किए थे, केमिकल चेंज किए थे। फिजिकल चेंज क्या होते हैं? फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, बट वो चीज चेंज नहीं होती, वो चीज जैसी है वैसी ही रहती है। बर्फ से पानी बनाओ, पानी से बर्फ बनाओ, रहता तो वो पानी ही है, बट प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। फिर हमने केमिकल चेंज पढ़े थे। केमिकल चेंज में ऐसा था कि कोई भी दो चीजें जब हम लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं, तो एक नई चीज बनती थी, तो वो क्या कहलाती थी? आपकी केमिकल चेंज। अगर आप देखो तो कुछ हमने एग्जांपल्स ली थी फिजिकल की। आइस का पिघलना, पानी का बॉयल होना, ग्लास का टूटना, वुड का चॉप करना, पेपर फोल्ड करना, एग ब्रेक होना। तो ये सारे एग्जांपल आपके फिजिकल चेंज के। फिर कुछ एग्जांपल्स हमने और देखी थी। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टल को अलग करना, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने प्योर क्रिस्टल को क्या करते हैं, अलग करते हैं। क्या करते हैं? प्योर क्रिस्टल को अलग करते हैं, सेपरेशन करते हैं ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सोल्यूशन में से। किसमें से? सोल्यूशन में से। तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम प्योर क्रिस्टल सब्सटेंस को कहाँ से लेते हैं? सोल्यूशन से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाएगी? क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाएगी? क्रिस्टलाइजेशन। स्टेप 1 देखो, हमने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में सॉल्वेंट डाला। ठीक है, अब सॉल्वेंट क्या होता है? पानी। सॉल्वेंट पानी डाला, उसमें हमने कुछ इम्प्योर सॉलिड डाल लिए और उसको स्टेट टू डिसॉल्व सॉलिड, उसको घोलना है। हमने पानी लिया, पानी को आप बोलते हो सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में हमने कुछ इम्प्योर सॉलिड डाले, और जब इम्प्योर सॉलिड डाले, अब उस क्या करेंगे, इस रोड की हेल्प से उसको धीरे 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 करके घुमाएंगे। क्यों घुमा रहे हैं? ताकि वो उसमें क्या आ जाए, मिक्सअप हो जाए। फिर स्टेप सेकंड में क्या किया, वो जो आपने अच्छी तरह से उसको घोला हुआ था, दी सोल्यूशन इज हीट टू इवेपोरेट मोस्ट ऑफ द सॉल्वेंट। अब क्या किया, उसको हमने हीट करना शुरू कर दिया। क्या किया? उसको हीट करना शुरू कर दिया। अगर आप स्टेप 3 की बात करो, दिस हैज सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल टू ऑब्टेन क्रिस्टल। अब जो आपने वो गर्म किया है पानी, उसको ठंडा होने के लिए रख दो। उसको ठंडा होने के लिए रख दो। तो स्टेप 4 में क्या होगा, द कोल्ड सोल्यूशन इज पोर्ड टू ऑब्टेन बाय क्रिस्टल प्रेसिंग देम बिटवीन शीट्स ऑफ फिल्टर पेपर। आपने क्या करना है, फिल्टर पेपर से उसको छानना है, और जब फिल्टर पेपर से आप उसको छानोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? क्रिस्टल। क्या मिल जाएंगे? क्रिस्टल। क्या थी क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होती है भाई? क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हम अलग करते हैं, किसको अलग करते हैं? प्योर क्रिस्टल को सोल्यूशन में से क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो एग्जांपल लेके भी हमने दी कि हमने पानी लिया, सॉल्वेंट लिया, उसमें हमने प्योर सॉलिड को अच्छे से घोला, घोलने के बाद उसको हमने गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दिया। जब ठंडा हो गया तो हमने फिल्टर पेपर से क्या किया, उसको अच्छे से छन लिया। और जब छन लिया तो क्या होगा, जो पानी है वो अलग हो जाएगा और जो क्रिस्टल है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सोल्यूशन में से किसको अलग किया है? क्रिस्टल को। किसको अलग किया है? क्रिस्टल को। तो ये प्रोसेस आपकी क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। होप करती हूँ कि जितना भी मैंने क्रिस्टलाइजेशन समझाया वो आपको प्रोसेस अच्छे से समझ आई होगी। स्टेप बाय स्टेप देखो। देखो, पहले मिक्सअप किया, घोला, फिर उसको हीट कर रहे हैं,
फिर उसको ठंडा होने के लिए रख रहे हैं। जब ठंडा होने के लिए रख रहे हैं तो आप ये देख रहे हो क्रिस्टल बनना शुरू हो गए हैं, बट सोल्यूशन भी है, पानी भी है ना, सॉल्वेंट भी है, इसको क्या करना है, अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, जिसमें से पानी अलग हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल। क्लियर? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर आप नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंज रिएक्शंस। क्या करना हमने, केमिकल चेंज रिएक्शंस व्हेन वन और मोर सब्सटेंस अंडरगो अ केमिकल चेंज। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस में क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, एंड न्यू सेट ऑफ सब्सटेंस विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। और जब इनकी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के बाद एक अलग ही चीज बन रही है जिसकी टोटली ही क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी है। We say chemical change also called chemical reaction। ये जो केमिकल चेंज होता है ना, इसी को ही हम केमिकल रिएक्शन हैज अकर, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अकर होती है। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है वो किसकी वजह से होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन अकर होती है, उसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है, केमिकल चेंज। क्या मैंने कहा कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस लिए, उनको रिएक्ट करवाया, रिएक्ट करने के बाद एक नया सब्सटेंस बना। अब जो आपका नया सब्सटेंस बना है वो आपका सब्सटेंस क्या बना है, टोटली अलग बना है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो टोटली क्या है, अलग है। तो यही जो आप, ये आपका केमिकल चेंज है। इसी केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन अकर होती हैं, केमिकल रिएक्शन अकर होने की वजह से आपका केमिकल चेंज होता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझते हैं। इफ ए सब्सटेंस ए रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस बी, एक हमारा ए सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे सब्सटेंस बी के साथ, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस सी एंड टी। अब नए सब्सटेंस बन गए कौन से, सी प्लस डी। वी से अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर। अब इनमें क्या हुई, ए और बी के बीच में क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। क्या हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस। कैन ऑल्सो बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्म नोन एज द केमिकल इक्वेशन। और जब इनको हम इस तरीके से लिखते हैं तो इसको आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। जब ये केमिकल रिएक्शंस होती हैं और जब आप इस फॉर्म में इनको लिखते हो, रिटर्न करते हो, लिखते हो, तो इसको आप क्या बोलते हो, केमिकल इक्वेशन। ये समझ आया क्या था, ए और बी आपका सब्सटेंसेस थे, उनमें आपने रिएक्शंस करवाई, उनमें जब रिएक्शंस हुई तो न्यू सब्सटेंस बने। वो न्यू सब्सटेंस कौन से बने, वो न्यू सब्सटेंस बने आपके सी और डी। टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, ठीक है। इनमें जो केमिकल रिएक्शंस हुई, केमिकल रिएक्शंस की वजह से इनमें क्या आया, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज तो वही होता है ना कि दो केमिकल रिएक्ट हुए और एक नई चीज बनी और वो टोटली डिफरेंट बनी। तो ये क्या आती है आपकी केमिकल चेंज। केमिकल चेंज किसकी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। जब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और जब इन तरीके को इस तरीके से इसको लिखा जाता है तो ये आपका क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे क्या कहा गया है, देखो, इन ए केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो अ चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट। जो दो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ये आपके क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। ये क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट। याद रखना, द न्यू सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म, जो नया सब्सटेंस बना है आफ्टर द रिएक्शंस। इन दो के बीच में जब रिएक्शंस हुई तो रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बना, दो सब्सटेंस लिए थे, है ना, इनके बीच में रिएक्शंस हो रही हैं, इसको आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट। ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। और रिएक्ट करने के बाद जब आपका एक नया सब्सटेंस बना, वो नया सब्सटेंस जो बना उसको आप क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट। ये क्लियर हुआ कि मैंने क्या कहा, कि केमिकल रिएक्शन जब हुई तो आपके सब्सटेंस में इन दोनों में जो चेंजेस आए वो आपकी क्या थी, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जब एक नया सब्सटेंस बना तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। देखो ए और बी दो सब्सटेंस लिए और रिएक्ट करने पे हमारे पास क्या बन गया, एक नया सब्सटेंस जो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट। और अगर देखो तो ये दोनों अलग थे और ये दोनों अलग है, तो टोटली इससे क्या बना, एक डिफरेंट
चीज बनी है। तो ये कौन सा चेंज हो गया आपका? केमिकल चेंज। ये क्या हो गया? केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज किसकी वजह से हुई? केमिकल रिएक्शंस की वजह से। ये दोनों केमिकल्स क्या कर रहे थे? रिएक्ट कर रहे थे। और जब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं आप। रस्टिंग ऑफ आयरन, सभी बच्चों को पता है रस्ट लगना, जंग लगना। किस पे जंग लगता है? आयरन के ऊपर। जितनी भी आपकी लोहे वाली चीजें हैं उनके ऊपर क्या लगता है? जंग लगता है। अब क्यों लगता है? दी डिपोजिशन ऑफ रेड पाउडरी सब्सटेंस ऑन आयरन ऑब्जेक्ट सच एज नेल। नेल मतलब अगर आपने कील देखी होंगी, जो शॉवल्स देखे होंगे या तवास देखे होंगे, तो इनके ऊपर ना रेड पाउडर सब्सटेंस जो है वो लग जाता है। ठीक है। when they are exposed to moist air called rusting, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग मतलब जंग लगना। the reddish brown substance is called red, उसके ऊपर जो रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रस्ट। ठीक है। जो रेड कलर का सब्सटेंस है उसके ऊपर वो क्या कहलाता है? रस्ट, which is nothing but iron oxide। ठीक है। केमिकल रिएक्शन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिप्रेजेंट। अब जो रस्टिंग ऑफ आयरन में, अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो जंग लगा है वो भी तो केमिकल्स आपस में रिएक्ट हुए हैं तो ही होगा। अब उनको रिप्रेजेंट किया है। जैसे मान लो कोई भी आयरन था, तुम्हारा लोहा था, वो किससे रिएक्ट हुआ? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से और वाटर से। आपका लोहा दो चीजों से रिएक्ट हुआ, एक तो ऑक्सीजन थी हवा में और एक क्या था? वाटर। और जब ऑक्सीजन और वाटर से आपका लोहा रिएक्ट किया तो क्या हुआ? रस्ट लग गया उसके ऊपर। क्या लग गया? रस्ट। ये आप रेड कलर की परत देख सकते हो। रेडिश ब्राउन कलर की क्या होती है? ये परत होती है। क्लियर? अगर फॉर्मूला देखो तो आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, ऑक्सीजन को O2 से, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। एक मिनट देखो, आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, प्लस किसके साथ रिएक्ट हुआ? ऑक्सीजन मतलब O2, वाटर भी था मतलब H2O। तो क्या बन गया? ये जंग का फॉर्मूला Fe2O3 वाटर। और इसको बैलेंस कर दो तो ये क्या आ गया? आपकी इक्वेशन। तो जंग और रस्ट कैसे लगता है वो आपको पता चल गया। जब कोई भी लोहा आपका ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की परत आ जाएगी जिसको आप बोलते हो रस्टिंग ऑफ आयरन। जिसको क्या बोलते हो? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको करना। अब चलो हमने एक एक्टिविटी करनी है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। टू टेस्ट द स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर रस्टिंग। अब कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं रस्ट लगने के लिए? पुट सम आयरन नेल ऑन 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब, मार्क देम 1 2 3। हमने क्या किया? 3 टेस्ट ट्यूब ली, 1 2 एंड 3। तीनों टेस्ट ट्यूब ली। अब हमें क्या पता चलेगा कि ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है, ये कौन सी नहीं है? तो हमने इसको लिख लिया ट्यूब ए, यहाँ पे ट्यूब ए लिखते हैं। इसको हमने लिख लिया ट्यूब ए, इसको लिखा ट्यूब बी, तो ये आपकी होगी ट्यूब सी। 3 ट्यूब्स हो गई। हमने क्या किया? पहली वाली ट्यूब में पानी डाला। सबसे पहले हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली, उन पे मार्क कर लिया 1 2 3। क्लियर है? तीनों में ही हमने आयरन नेल डाल दिए। तीनों में हमने क्या किए? आयरन नेल डाल दिए। एड वाटर टू टेस्ट ट्यूब 1। सबसे पहले 1 में हमने क्या किया? वाटर को ऐड किया एंड मेक इट एयर टाइट बाय क्लोजिंग इट टू विद द कॉर्क। उसको कॉर्क से अच्छे से ढक दिया। पानी डाल के पहले इसमें आयरन डाला, आयरन नेल डाला, फिर पानी डाला, फिर ऊपर से ढक्कन लगा के उसको अच्छे से ढक दिया। क्लियर? एड सम वाटर टू टेस्ट ट्यूब 2। अब सेकंड वाली में टेस्ट ट्यूब डाला एंड कीप इट असाइड, और उसको भी हमने क्या कर दिया? ढक दिया। और उस लीव टेस्ट ट्यूब 3। इसमें हमने ऑयल डाला है। इसमें हमने क्या किया? ऑयल डाला है। पहली वाले में सिर्फ पानी डाला था, दूसरी वाले में ऑयल डाला है। लीव टेस्ट ट्यूब 3 एज ए टिप, और तीसरी वाली को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। ऑब्जर्व आफ्टर सम डे यू विल फाइंड। कुछ दिनों के बाद अगर आप देखो
तो आपको क्या पता चलता है? ऑब्जर्व आफ्टर टेस्ट ट्यूब 1 डेल डू नॉट रस्ट। पहली कंडीशन में आपका जो नेल है, कील है, वो रस्ट, उसको जंग नहीं लगेगा। सेकंड वाली में भी, सेकंड नेल रस्ट सेकंड वाली में भी लगेगा, बट थर्ड वाली में भी नेल डू नॉट रस्ट। कंक्लूजन, रस्टिंग अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मॉइस्चर एंड एयर, ऑक्सीजन। क्यों लगा? क्योंकि जंग लगता ही क्यों है? वाटर या फिर एयर की वजह से। इसमें क्या थी? इसमें पानी था बट हवा का कांटेक्ट नहीं था। सेकंड वाली में क्या था? थर्ड वाले में तो हमने पानी नहीं डाला, और अगर पानी नहीं डालेंगे तो क्या इसमें जंग लगेगा? नहीं लगेगा। तीसरी वाली में पानी भी था और हवा भी थी, जिसकी वजह से इसको क्या लग गया? जंग लग गया। तो कहने का मतलब है जंग कब लगता है? वाटर और एयर की प्रेजेंस में। Since rusting occur in the presence of moisture and oxygen, therefore it prevent। अब देखो, अपने अब जंग ना लगे, रस ना लगे, उसको बचाने के लिए कुछ मेथड्स हैं। तो अगर आप उन मेथड्स को देखो, पेंट कोटिंग, गैल्वेनाइजेशन, आयरन एलॉ, या फिर ऑयलिंग, ये मेथड करके आप अपनी जितनी भी लोहे वाली चीजें हैं उनको रस्ट लगने से क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। तो ये कुछ आपके क्या थे? मेथड्स। अब इन मेथड्स को हम क्या करेंगे? डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। वो हम करेंगे अब अपने नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ जितना भी आपको करवाया गया, ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। थैंक यू।